शाहुआ हर दिन स्कूल में एक बहुत ही अगी हैट पहनकर जाती थी, जिस पर सबसे अजीब बात यह होती है कि शाहुआ उसे कभी भी नहीं उतारती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह हैट उसे मैंने 7 साल पहले दिया था। जिस पर वह हमेशा कहती है कि यह हैट उसकी पूरी लाइफ तक चलेगा, जब तक मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। यह वही दिन होता है जिस दिन मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह मेरे साथ होती है, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट के पीछे भाग रही होती है। जिस पर वह सीक्रेटली भारी बारिश में अपने उस जूनियर के लिए अम्ब्रेला लेकर जाती है, जिसे वह सिर्फ 3 दिन पहले मिली थी। और जब उसे लगता है कि वह सब कुछ अच्छे से छुपा रही है, तभी वह अपने जूनियर ब्रदर और झोंग के साथ हग और किस करते हुए दिखाई देती है, जिस पर यह बात पूरे बड़ा में फैल जाती है। इसके बाद अगली सुबह उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जिस पर नुयाओ फोन पर उसे लगातार डांटना शुरू कर देती है और बाई निनिंगबिंग को गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? फेंग युआन जैसा इतना अच्छा इंसान, जिसे तुम डिजर्व भी नहीं करती हो, उसे तुम वैल्यू नहीं देती हो और ऊपर से दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जिस पर बाई निंगबिंग पहले तो नुयाओ की डांट सुनकर चुप रहती है, लेकिन फिर अचानक उसे बात का सबसे जरूरी हिस्सा समझ आता है। उसके दिल में बेचैनी एकदम से बढ़ने लगती है। वह इतनी घबरा जाती है कि तुरंत खड़ी हो जाती है और जल्दी से पूछती है, तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बताओ। जिसके जवाब में नुयाओ ठंडी आवाज में कहती है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम अभी कहाँ हो? बाई निंगबिंग जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अभी भी हॉस्पिटल में फांगजंग के साथ है, जिस पर उसके होंठों तक आए हुए शब्द वहीं रुक जाते हैं। नुयाओ उसकी चुप्पी से ही सब समझ जाती है और यह देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर वह गुस्से में कहती है, तो तुम अभी भी उसी फेंगजेंग के साथ हॉस्पिटल में हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों की फोटोज और वीडियोज पूरे कैंपस किंग में हर जगह फैल चुकी हैं? यह सुनते ही बाई निनिंगबिंग का दिमाग जैसे एकदम सुन्न पड़ जाता है, जिस पर उसे अचानक याद आता है कि उसने फेंग युआन से प्रॉमिस किया था कि वह उसे लेने आएगी। लेकिन बाद में जब जियांग फेंगजिंग को हॉस्पिटल लाया गया, तब वह इतनी बिजी हो गई कि वह यह बात पूरी तरह भूल गई। इसके बाद वह जल्दी से नुयाओ का कॉल काट देती है। फोन अनलॉक करते ही वह देखती है कि उसके मिस्ड कॉल्स में सबसे ज्यादा कॉल्स फेंग युआन के हैं, जिस पर उसका दिल अचानक बुरी तरह घबराने लगता है। फिर वह तुरंत फेंग युआन का चैट बॉक्स खोलती है। वह उसे कॉल करके सब एक्सप्लेन करने ही वाली होती है, तभी उसके बगल में बैठे फेंग जेंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि फेंग जेंग ने भी नुयाओ की बातें सुन ली थीं। वह भी जान चुका होता है कि कल की सारी बातें अब हर उस इंसान तक पहुंच चुकी हैं जिसे यह बात पता चलनी चाहिए थी। लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए किसी को पसंद करना गलत नहीं होता, चाहे उसके लिए उसे कुछ छोटे ट्रिक्स ही क्यों न यूज करने पड़े। जिस पर वह बाई निनिंगबिंग का हाथ और जोर से पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मत जाओ, मुझे हॉस्पिटल में अकेला मत छोड़ो। जिसके जवाब में बाई निनिंगबिंग परेशान होकर सिर हिलाती है और कहती है, फंगजिंग अब ड्रामा मत करो, थोड़ी देर में नर्स आ जाएगी और तुम आराम से अपना ख्याल रखना। इसके बाद बाई निनिंगबिंग वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन फेंग जेंग उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, जिस पर वह हॉस्पिटल बेड से नीचे उतरता है, लेकिन उसका आधा पैर चेयर में फंस जाता है और वह सीधे जमीन पर गिर जाता है। जिस पर वह दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, आह बिंगो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरी माँ भी हॉस्पिटल में ही मरी थी, मुझे बहुत डर लगता है। उसकी आवाज इतनी हेल्पलेस और टूटी हुई लगती है जैसे उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ बाई निनिंगबिंग ही एक ऐसी इंसान हो जिस पर वह भरोसा कर सकता है। इसी समय बाई निंगबिंग के दिमाग में क्रिजी की बात गूंजने लगती है। उसने कहा था कि अगर वह फेंग युआन के बताए हुए लोकेशन पर उसके दिए हुए टाइम तक नहीं पहुंची तो फेंग युआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। लेकिन फिर अगले ही पल उसे यह भी याद आता है कि फेंग युआन ने उसके लिए खुद को आग में डाल दिया था, जिस पर बाई निंगबिंग का बेचैन दिल धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह खुद से कहती है, नहीं, फेंग युआन मुझसे इतना प्यार करता है, वह सिर्फ इस बात की वजह से मुझे छोड़ नहीं सकता। आखिर उसने मेरे लिए आग में कूदने तक का रिस्क लिया था। इधर टाइम धीरे धीरे गुजरता रहता है। मैं अपने सामने की खाली जगह को देखता रहता हूँ। 10 मिनट, फिर 10 मिनट, लेकिन बाई निनिंगबिंग कहीं दिखाई नहीं देती है, जिस पर देखते ही देखते हमारी मीटिंग के 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं उससे फेस टू फेस ब्रेकअप करूंगा, लेकिन अब तो मुझे उसका यह आखिरी साफ चेहरा भी देखने को नहीं मिलता है। जिस पर मैं धीरे से अपना सिर नीचे करता हूँ और पहले से लिखा हुआ कंटेंट अपने सोशल सर्कल में पोस्ट कर देता हूँ। इसके कुछ ही देर बाद बीजीआई का कैंपस नेटवर्क एक बार फिर एक्सप्लोड कर जाता है, क्योंकि किसी ने मेरे उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर पूरे कैंपस में फैला दिया था। उस पोस्ट में सिर्फ इतना लिखा होता है, हैप्पी सिंगल्स, और उसके नीचे मेरी वही फेमस लाइन होती है, लाफ्टर, जिस पर कमेंट सेक्शन बहुत तेजी से भरने लगता है। कोई कहता है, आखिर हमारा मेल गॉड फिर से सिंगल हो गया है। कोई दूसरा लिखता है, सीनियर इतना भी क्रूअल मत बनो। और कोई कहता है, मेल गॉड अब तो फाइनली हमारा चांस आ गया है। जिस पर कैंपस नेटवर्क का पूरा कमेंट सेक्शन बुरी तरह एक्सप्लोड कर जाता है। लेकिन मेरे ऑन सोशल सर्कल में सब कुछ सरप्राइजिंगली शांत होता है। वहां सबसे ज्यादा कमेंट्स उन्हीं सीनियर्स के होते हैं जो हमेशा से मेरे करीब थे। उनमें से कोई लिखता है,
यंग मास्टर, मैं तो इस मौके का बहुत पहले से इंतजार कर रहा था। चाहे कोई मेरे साथ क्लोज रहा हो या नहीं, ऑलमोस्ट हर कोई मेरी साइड लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जिस पर मैं कैजुअली उन कमेंट्स को देखता हूँ और मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस बार किसी ने भी बाई निंगबिंग का साथ नहीं दिया था। मेरी दुनिया उसके बिना खत्म नहीं होती है, लेकिन उसके जाते ही मेरी दुनिया के सारे क्लर्स जरूर गायब हो जाते हैं। मैं धीरे से एक लंबी सांस लेता हूँ और उस फेमिलियर कॉफी शॉप से बाहर निकल जाता हूँ, जहां मैं जाने कितनी बार उसके साथ आया था। इसके बाद मैं बहुत दूर विदेश में मौजूद टांग स्ट्रीट को कॉल करता हूँ, जिस पर कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से फेंग वान तंग की आवाज आती है। आज तुम्हें अचानक मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिल गया? जिस पर जैसे ही वह मेरा फोन उठाती है, वह तुरंत अपनी चल रही मीटिंग रोक देती है, क्योंकि फेंग फैमिली का इकलौता लड़का हमेशा से सबसे ज्यादा स्पेशल रहा है और इस बात की आदत वहां हर किसी को पहले से ही होती है। यहां तक कि मेरी सेफ्टी के लिए ही फेंग फैमिली ने मुझे वापस चाइना भेज दिया था, क्योंकि वहां सिक्योरिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी और पिछले कई सालों से फेंग फैमिली धीरे धीरे अपनी सारी एसेट्स भी चाइना में शिफ्ट करती जा रही थी। हालांकि उनके लिए किसी मीटिंग को बीच में रोक देना कोई आम बात नहीं होती थी, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना उनके लिए कभी भी अनयूजुअल नहीं रहा। जिस पर मैं कार की तरफ बढ़ता हूँ, धीरे से डोर खोलता हूँ और अंदर बैठकर एक लंबी सांस छोड़ता हूँ, जिस पर स्क्वायर बाउल ऑफ सूप का जवाब सुनते ही फेंग वनटंग का चेहरा बदल जाता है और जो चेहरा अभी तक थोड़ा नॉर्मल था वह एकदम डार्क हो जाता है। ऑफिस में बैठे लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर सब अपने सिर नीचे कर लेते हैं और कोई भी ज्यादा सांस लेने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद फेंग वनटंग अपना गुस्सा दबाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलती है और सीधे ऑफिस में वापस आ जाती है, जिस पर वह आते ही डेस्क को जोर से किक मार देती है, फिर धीरे से गुस्से में कुछ बड़बड़ाती है, लेकिन अगले ही पल वह कंसर्न होकर पूछती है, बहुत दुख हो रहा है क्या? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, दुख नहीं है, बस फेंग वान तांग को ब्लेम कर रहा हूँ। यह सुनकर फेंग वान तांग के दिल में एकदम से दर्द होने लगता है। वह सोचती है कि अब यह बात अंकल और लिटिल गॉड से छुप नहीं पाएगी, जबकि मैंने तो इसे छुपाने का इरादा कभी किया ही नहीं था। फेंग वान तांग गहरी सांस लेती है। एक पेरेंट की तरह उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसके लिटिल एंसेस्टर के साथ इतना बड़ा रॉन्ग हुआ है। जिस पर वह कहती है, मुझे लगता है अब मैं एक दिन भी बाहर नहीं रुक पाऊंगी। तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। फिर वह धीरे से पूछती है, मुझे साफ साफ बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? जिस पर मैं हल्का सा स्माइल करता हूं और कहता हूं, ग्रेजुएशन में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं मोडू में नहीं रुकना चाहता। यह बाई निनिंगबिंग की वजह से नहीं है, बस मैं किसी और जगह जाना चाहता हूं। यह सुनकर फेंग वनटंग पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, सिस्टर जियांग। वहां आपकी ब्रांच नहीं है क्या? वैसे भी मुझे वहां कुछ काम है, अगर पॉसिबल हो तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ। यह सुनकर फेंग वनटंग थोड़ा सोचने लगती है, फिर वह हल्का सा फ्राउन करके कहती है, वह जगह जियांग की सिक्योरिटी पहले से बेटर है, लेकिन वहां के लोग आउटसाइडर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते। शायद तुम्हें वहां कंफर्टेबल फील ना हो। जिस पर मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे ट्राई करने दो। इसके बाद कुछ देर सोचने के बाद फेंग वनटंग सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहां रहने की सारी अरेंजमेंट करवा दूंगी। फिर वह आगे कहती है, बाकी बात अंकल शाओ शेन से तुम खुद कर लेना। फेंग चेनग और उनकी वाइफ हमेशा से चाहते थे कि तुम मोडू में सेटल हो जाओ, लेकिन अब जब तुम जियांग फैमिली की तरफ जाना चाहते हो तो मुझे जल्दी सब मैनेज करना पड़ेगा। जिस पर मैं कहता हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है। इसके बाद मैं कॉल काट देता हूँ और सीधे अगले सीन में पहुंच जाता हूँ। हालांकि ग्रेजुएशन में अभी भी 1 महीना बाकी होता है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेरा सारा काम पहले ही खत्म हो चुका होता है। अब बस ग्रेजुएशन सेरेमनी का इंतजार करना होता है और सर्टिफिकेट लेना बाकी होता है। जहां तक क्लोथ्स और लगेज की बात है, मैं अंकल ली को मैसेज भेज देता हूं और उनसे कहता हूं कि किसी को विला भेज दें ताकि वह मेरा सामान वापस ले आए। जिस पर मैं क्यूशिया को भी सब कुछ समझा देता हूं। इसके बाद मैं अपना फोन रख देता हूं और आराम से प्लेन में बैठ जाता हूं। पूरे रास्ते में ज्यादा कुछ नहीं सोचता और अगर कभी कभी उसके बारे में सोच भी लेता हूं तो अगले ही पल उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल देता हूं। जिस पर मेरे प्लेन से निकलने के करीब 3 घंटे बाद बाई निनिंगबिंग हॉस्पिटल से निकलती है। वह जैसे ही बाहर आती है, उसे सबसे पहले यह खबर मिलती है कि मैं सिंगल हो चुका हूं। यह सुनते ही वह तुरंत मेरा सोशल सर्कल खोलती है, लेकिन वहां सिर्फ एक सीधी लाइन दिखाई देती है, जिस पर बाई निनिंगबिंग एकदम स्टंट रह जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि मैंने उसे ब्लॉक किया है या फिर डिलीट कर दिया है। यह सोचते ही उसका दिल जैसे रुकने लगता है। इसके बाद वह जल्दी से मुझे कॉल करती है, लेकिन फोन से बार बार वही ठंडी मैकेनिकल आवाज आती है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल। जिस पर बाई निनिंगबिंग को खुद नहीं समझ आता कि वह इस समय क्या फील कर रही है। उसे बस इतना फील होता है कि वह अब मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और उसी पल उसकी पूरी दुनिया जैसे उलटी हो जाती है।
उसकी आंखों के सामने से सारे कलर्स गायब हो जाते हैं और सिर्फ खालीपन बचता है। इसके बाद उसे वह एड्रेस याद आता है जो मैंने उसे भेजा था, जिस पर वह जल्दी से वहां पहुंचती है और चारों तरफ मुझे ढूंढने लगती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। लोग आ जा रहे होते हैं, लेकिन वहां मैं नहीं होता। यहां तक कि वह कॉफी शॉप भी नहीं होती जो बाई निनिंगबिंग ने मेरे लिए खास तौर पर ओपन करवाई थी। जिस जगह पर हम सबसे ज्यादा डेट पर आते थे वह भी यही थी, जिस पर बाई निनिंगबिंग उस फेमिलियर जगह को देखती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे हर टेबल पर मैं बैठा हूं और उससे बातें कर रहा हूं। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सब अब खत्म हो चुका है। इसके बाद बाई निनिंगबिंग वहां के स्टाफ के पास जाती है और खुद को काम दिखाते हुए पूछती है, फेंग युआन कहाँ है? जिसके जवाब में स्टाफ कहता है, मिस्टर फेंग यहाँ करीब 2 घंटे तक थे, फिर वह यहाँ से चले गए। ये सुनते ही बाई निनिंगबिंग का दिल एकदम से सिकुड़ जाता है। फिर वह जल्दी से पूछती है, वह कब गए थे? जिस पर स्टाफ कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, शायद करीब 10:30 बजे। यह सुनकर बाई निंगबिन नीचे अपने फोन की तरफ देखती है, क्योंकि फेंग युआन ने उसे 9:30 पर मैसेज भेजा था। इसका मतलब फेंग युआन उसके आने के बाद भी पूरे 1 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। जिस पर बाई निनिंगबिंग सोचने लगती है कि उस 1 घंटे में फेंग युआन क्या सोच रहा होगा और उसने खुद को कितना रोका होगा। तभी उसने 1 घंटे बाद दोबारा उसे कांटेक्ट और नहीं किया। वह मानना नहीं चाहती, लेकिन इस पल बाई निंगबिंग के अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि फेंग युआन इस बार सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। इतने साल साथ रहने के बाद भी फेंग युआन चाहे कितना भी प्राउड क्यों न रहा हो, चाहे वह गुस्सा सामने ही क्यों न दिखाता हो, लेकिन उसने कभी उससे कांटेक्ट तोड़ने जैसा कुछ नहीं किया था। यह सोचते ही बाई निनिंगबिंग के पैरों से जैसे ताकत निकल जाती है। उसका दिल दर्द करने लगता है, आंखें जलने लगती हैं और उसके हाथ बिना वजह कांपने लगते हैं। इसके बाद बाई निनिंगबिंग किसी मशीन की तरह वापस कार में जाकर बैठ जाती है। कैन वेई बार बार उसे कॉल करती रहती है, लेकिन पता नहीं कितना टाइम गुजर जाता है। फिर अचानक को पायलट सीट पर रखा फोन दोबारा वाइब्रेट करता है, जिस पर लॉयर फेंग का नाम दिखाई देता है। लेकिन बाई निनिंगबिंग के पास फोन उठाने की भी हिम्मत नहीं बचती। वह बस खाली आंखों से उस अंधेरे पार्किंग लॉट को देखती रहती है, जिस पर उसे फील होता है कि जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसके दिल को पकड़कर फाड़ दिया हो। वह दुखी होती है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका होता है। बाई निनिंगबिंग चाहती है कि वह कार चलाकर मेरे घर चली जाए और मुझे ढूंढे, लेकिन जैसे ही वह स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखती है, उसे पता चलता है कि उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची है। तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि वह फेंग युआन से अपनी सोच से भी ज्यादा प्यार करती थी। और तभी मोयाओ का कॉल फिर से उसके फोन पर आने लगता है। निंगबिंग जल्दी से कॉल उठा लेती है, जिस पर उसकी पहली लाइन यही होती है, मोयाओ मेरी हेल्प करो। फोन के दूसरी तरफ मोयाओ कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, फिर तुरंत पूछती है, तू कहाँ है? जिस पर बाई निनिंगबिंग कांपती हुई आवाज में उसे अपनी लोकेशन बता देती है। अब उसे आखिरकार किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके सामने वह सब कुछ बोल सके। फिर वह टूटती हुई आवाज में कहती है, मुझसे फेंग युआन से कांटेक्ट शूट नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कर रहा आसिया ना, ये सब कैसे हो गया। वह अभी बहुत हर्ट होगा, इसलिए वह अब मुझसे बात नहीं करना चाहता। यह सुनकर मोयाओ तुरंत बाई निनिंगबिंग के पास आने लगती है, लेकिन रास्ते में भी वह गुस्से से हंसते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि तुझे कुछ पता नहीं था, तू बस ग्रीडी थी। आखिर फेंग युआन में क्या कमी थी जो तूने उसके साथ ऐसा किया? फिर वह और गुस्से में कहती है, बाई निनिंगबिंग अगर हम बचपन से साथ बड़े नहीं हुए होते तो जो तूने किया है उसके बाद मेरा मन करता कि मैं तुझे जोर से मारूं। मोयाओ सच में समझ नहीं पा रही थी कि बाई निनिंगबिंग ने फेंग जेंग को क्यों चूज किया। फेंग युआन और फेंग जेंग दोनों अलग टाइप के हैंडसम थे, लेकिन किसी भी तरह फेंग युआन उससे कम नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो भले ही इन सालों में फेंग फैमिली सबसे ऊपर नहीं रही, लेकिन उनका डेवलपमेंट हमेशा अच्छा रहा था। और फेंग जेंग फेंग युआन के सामने बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता था। टैलेंट में भी वही बात थी। फेंग जेंग चाहे टॉप स्टूडेंट था, लेकिन वह चाहे जितनी मेहनत कर ले फिर भी फेंग युआन के लेवल तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि फेंग युआन ऐसा इंसान था जो हर कंपटीशन में हमेशा टॉप 3 में रहता था, जैसे कोई गॉड लेवल का इंसान हो। जिस पर मोयाओ सोचती है, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से बाई निनिंगबिंग ने फेंग युआन को धोखा दे दिया। बहुत देर सोचने के बाद वह सिर्फ एक ही जवाब तक पहुंचती है। बाई निनिंगबिंग की यह बात जितनी अगली थी उतनी ही रियल भी थी, क्योंकि फेंग युआन उसके लिए बहुत स्पेशल था। वह कहीं भी हो, लेकिन जैसे ही बाई निनिंगबिंग उसके सामने होती, उसकी नजर सिर्फ उसी पर रहती। सुबह की हल्की धूप हो, बारिश का मौसम हो, गर्मियों की तेज गर्मी हो, पतझड़ का मौसम हो, ठंडी और सूखी सर्दियां हो, या फिर रात का वह समय जब चांद आसमान में ऊपर टंगा होता, जिस पर बाई निनिंगबिंग को जब भी उसकी जरूरत होती, फेंग युआन बिना एक पल सोचे उसके पास आ जाता। किसी ने भी कभी यह इमेजिन नहीं किया था कि फेंग युआन जैसा यंग मास्टर इतना अच्छा खाना भी बना सकता है। लेकिन बाई निनिंगबिंग जानती थी कि फेंग युआन सिर्फ खाना ही नहीं बनाता था, बल्कि वह उसकी पसंद की हर चीज बनाना जानता था। धीरे धीरे
फेंग युआन उसके सामने इतना परफेक्ट और इतना समझदार हो गया था कि उसमें कोई कमी ही नजर नहीं आती थी। और फिर जब फेंग जेंग उसकी लाइफ में आया, जिसकी पर्सनालिटी उससे बिल्कुल अलग थी, तभी बाई निनिंगबिंग डगमगाने लगी। फेंग जेंग बाहर से बहुत जेंटल लगता था, लेकिन उसका नेचर अंदर से बहुत स्टबर्न था, जिस पर चाहे बाई निंगबिंग उसे कितनी बार दूर करने की कोशिश करती, फिर भी वह उसके पास आ जाता। अगर उसे चोट लगती तो वह बच्चे की तरह बिहेव करता। अगर बाई निनिंगबिंग उसे थोड़ा सा भी अटेंशन देती तो वह ऐसे खुश हो जाता जैसे किसी बच्चे को कैंडी मिल गई हो। जिस पर फेंग युआन के मुकाबले फेंग जेंग को खुश करना बहुत आसान था। यही नया एहसास और ये छोटी सी सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे बाई निनिंगबिंग को फेंग जेंग के करीब ले जाती है, जिस पर उसे फेंग जेंग का पास आना बुरा लगना बंद हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे मुझसे झूठ बोलना शुरू कर देती है और अपना टाइम फेंग जेंग पर स्पेंड करने लगती है। लेकिन फेंग युआन ने आखिर क्या गलत किया था? वह बस उसके सामने बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा समझदार था। और अब पहली बार बाई निनिंगबिंग को अपने अंदर की घटियापन और सेल्फिशनेस इतनी साफ दिखाई देती है। वह ड्राइवर सीट पर बैठी होती है और इतनी कमजोर फील करती है कि खुद की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। कुछ देर बाद मो याओ वहां पहुंचती है। वह कार के पास आती है और बाई निनिंगबिंग को ऐसे बैठे हुए देखती है। उसके कपड़ों से अभी भी हॉस्पिटल की दवा और डिसइंफेक्टेंट की स्मेल आ रही होती है, जिस पर मो याओ नाक सिकोड़ लेती है। फिर गुस्से में कहती है, मुझे यह मत बोलना कि तू ऐसे ही गंदे कपड़े पहनकर फेंग युआन से मिलने जाने वाली थी। यह सुनकर बाई निनिंगबिंग धीरे से अपनी आंखें खोलती है, फिर होंठों पर एक कड़वी सी स्माइल लाकर कहती है, मैं पहले जाकर रेडी हो जाऊंगी, फिर उसके पास जाऊंगी। उसे इस हालत में देखकर मोयाओ भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती, जिस पर वह उसे अपनी कार में बैठाती है, उसे कपड़े बदलने और फेस वॉश करने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों सीधे मेरे घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन फेंग युआन के घर पहुंचने के बाद भी दोनों करीब आधे घंटे तक बाहर खड़े रहते हैं, फिर भी कोई डोर नहीं खोलता, जिस पर बाई निनिंगबिंग का दिल और ज्यादा घबराने लगता है। आखिर में वह कांपते हुए हाथों से फिंगरप्रिंट लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाली होती है, पीछे से अंकल ली की आवाज आती है, मिस लियू। यह सुनते ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां अंकल ली कुछ सामान लेकर खड़े होते हैं। बाई निंगबिंग गहरी सांस लेती है, फिर धीरे से कहती है, अंकल ली, मैं फैंग युएन से मिलने आई हूँ। जिसके जवाब में अंकल ली हल्की आवाज में कहते हैं, यंग मास्टर बाहर चले गए हैं। फिर वह आगे कहते हैं, वह इतने लंबे टाइम से इस घर में रह रहे थे, लेकिन उनका नेचर ऐसा है कि एक बार अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो फिर वह नहीं बदलते। जिस पर वह साफ कह देते हैं कि बाई निनिंगबिंग की गलती ऐसी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। भले ही अंकल ली पहले बाई निनिंगबिंग को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब वह मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे। यह सुनकर बाई निंगबिंग की आंखें भर आती हैं। फिर वह ऑलमोस्ट रोते हुए कहती है, प्लीज अंकल ली, क्या आप फैंग युएन को एक बार कॉल कर सकते हैं? मुझे उससे कुछ कहना है। लेकिन अंकल ली हेल्पलेस होकर सिर हिला देते हैं और कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। अगर मैंने यंग मास्टर को नाराज कर दिया तो फेंग फैमिली मुझे नौकरी से निकाल देगी। हालांकि अंकल ली मेरे और बाई निनिंगबिंग के बीच नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाते। जिस पर वह बाई निनिंगबिंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस लियू, आप इतने सालों से यंग मास्टर को जानती हैं, आपको उनका नेचर अच्छे से पता होना चाहिए। फिर वह गुस्से और दुख में कहते हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सा घटिया काम किया जिसकी वजह से मेरे यंग मास्टर को इतना दुख हुआ। क्या आपको पता है, यंग मास्टर ने बचपन से आज तक कभी कुछ नहीं खोया, लेकिन आपने उन्हें रुला दिया। आपने सच में हम सबको डिसअपॉइंट कर दिया। यह सुनते ही बाई निनिंगबिंग का गला एकदम भर जाता है। फेंग युआन रोया था। यह सोचते ही उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। काफी देर बाद वह बस इतना ही बोल पाती है, लेकिन अंकल ली के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसके पास जवाब देने की हिम्मत भी नहीं होती और चेहरा भी नहीं होता। और पास में खड़ी मो याओ भी यह सुनकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि फेंग युआन जैसा इंसान भी रो सकता है। काम करते हुए, हर चीज सोचते हुए मो याओ को हमेशा लगता था कि मैं सैड नहीं होऊंगा, लेकिन अब पता चलता है कि मैं सच में रोया था। जिस पर बाई निंगबिंग की आंखें और भी लाल हो जाती हैं। अंकल ही समझ जाते हैं कि उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला, जिस पर वह धीरे से सिर हिलाते हैं, कुछ नहीं कहते और वापस अंदर चले जाते हैं। फिर जैसे ही डोर दोबारा बंद होता है, बाई निनिंगबिंग की आंखों से आंसू एक एक करके गिरने लगते हैं। उसका हाथ इतनी जोर से बंधा होता है कि उसकी मुट्ठी सफेद पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि अब वह यह सब कैसे ठीक करे, और शायद अब ठीक करने का कोई तरीका बचा भी नहीं था। मो याओ उसके चेहरे को देखती रहती है, फिर आखिर में बस एक लंबी सांस छोड़ती है, क्योंकि वह और बाई निनिंगबिंग दोनों ये बात अच्छे से समझते थे। जहां तक फ्यूचर की बात थी, बाई निनिंगबिंग अब यह सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाती कि उसके और फेंग युआन के बीच अब कोई फ्यूचर बचा भी है या नहीं। इसके बाद प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट की आवाज आती है, आप जम्बी सिटी में पहुंच चुके हैं, हम आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाने वाले हैं। प्लेन अभी अभी लैंड हुआ होता है, जिस पर अनाउंसमेंट मैंडारिन और कांटोनिस दोनों लैंग्वेज में 2 बार सुनाई देती है। मैं काफी देर तक बैठा रहने की वजह से अपनी कमर सीधी करता हूँ, फिर सीट से उठकर
बाहर निकलने लगता हूँ। जैसे ही मैं प्लेन से नीचे उतरता हूँ, मुझे इस जगह की हवा अलग फील होती है। यहाँ की हवा में समुद्र की स्मेल होती है, जो पहले वाली जगह से बिल्कुल अलग लगती है। जिस पर मैं फ्लाइट अटेंडेंट की एस्कॉर्ट को मना कर देता हूँ और अकेला ही बाहर की तरफ चल देता हूँ। इस फ्लाइट में लोग काफी ज्यादा थे, लेकिन मैंने वीआईपी पासेस यूज नहीं किया, जिस पर पासेस में भी काफी लोग होते हैं। लेकिन मुझे यह सब ठीक लगता है। कभी कभी ऐसी भीड़ और लोगों की आवाजें सरप्राइजिंगली अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर मुझसे थोड़ी दूर अचानक क्राउड में हल्का सा केओस शुरू हो जाता है। इसके बाद एक लड़की की तेज आवाज सुनाई देती है और वह लगभग पूरे एग्जिट एरिया में गूंज जाती है। मैं सामने देखता हूँ, वहां करीब 20-22 साल की एक लड़की खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं और वह सामने खड़े प्रोफेशनल क्लॉथ्स पहने एक आदमी को घूर रही होती है, जिस पर आसपास के सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वह आराम से मुस्कुराता है और कहता है, सॉरी एवरीवन, गलती से मेरा हाथ इस लिटिल गर्ल से टच हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि इसका रिएक्शन इतना बड़ा होगा। मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया। जिस पर वह जानबूझकर लिटिल गर्ल वाले शब्द पर ज्यादा जोर देता है और यह सुनकर आसपास के लोग भी लड़की को अजीब नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी की बात सुनकर सबको यही लगता है कि यह बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन वह लड़की रोते हुए कहती है, उसने मुझे सिर्फ एक बार नहीं छुआ, वह परवर्टेड है। वह लड़की शॉक में होने के बावजूद अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यह सुनते ही जो आदमी अभी तक शांत दिख रहा था, वह अचानक हंसने लगता है। फिर वह लड़की को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, मेरे जैसे आदमी ने तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियां देखी हैं। जिस पर उसकी नजर लड़की के चेहरे पर जाकर रुक जाती है और वह हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम जैसी लड़की को देखकर मुझे इंटरेस्ट आएगा। फिर वह लड़की के कपड़ों की तरफ देखकर कहता है, तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो, फिर अगर कोई तुम्हें देख ले तो उसमें मेरी क्या गलती है। इसके बाद वह और भी बेहुदा तरीके से बोलता है, या फिर तुमने जानबूझकर यह सब किया ताकि मेरा अटेंशन मिल जाए। फिर वह कहता है, प्लेन में भी तुमने मुझसे कांटेक्ट मांगा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब शायद उसी का बदला ले रही हो। यह सुनकर आसपास खड़े लोग और भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। असल में पूरी फ्लाइट के दौरान वही आदमी लगातार उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। शुरू में लड़की ने बस पोलाइटली 2-4 जवाब दिए थे, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, इसलिए उसने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन वह आदमी बार बार उससे बात करने की कोशिश करता रहा, जिस पर लड़की, जिसका नाम शाचून था, उसने पहले 1-2 बार सहन किया, क्योंकि वह बेवजह कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। लेकिन जब वह आदमी नहीं रुका, तब आखिर में शाचून ने फ्लाइट अटेंडेंट से सीट चेंज करवा ली। फिर भी उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्लेन से उतरने के बाद भी वह आदमी उसके पीछे आएगा। शाचून खुद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डरती थी। जिस पर वह गुस्से में कहती है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट्स भी इसका प्रूफ दे सकती हैं। फिर वह आगे कहती है, मैंने खुद सीट चेंज करवाई थी क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे थे। तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुकता। मैं उसी समय अपना फोन निकालता हूँ और उसकी फोटो लेकर स्टाफ को भेज देता हूँ, जिसने थोड़ी देर पहले मुझे हेल्प ऑफर की थी। इसके बाद मैं सीधे क्राउड के बीच से चलता हुआ उस लड़की और उस आदमी के पास पहुंच जाता हूँ, जिस पर वह आदमी मुझे देखकर थोड़ा इरिटेट होता है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि मैं उससे छोटा दिखता हूँ, वह तुरंत रिलैक्स हो जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, दूसरों के मैटर में मत पड़ो। जिस पर मैं धीरे से अपने सनग्लासेस उतारता हूँ, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। फिर मैं बिल्कुल उसके जैसे टोन में कहता हूँ, भाई पहले जाकर एक बार खुद को मिरर में देख ले। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हें देखकर तो लड़कियां डर जाएंगी। रात को तुम्हारा चेहरा याद आ जाए तो नाइटमेयर आ जाए और तुम सोच रहे हो कि कोई लड़की तुम्हारा अटेंशन चाहती है। फिर मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहता हूँ, तुम में ऐसा है ही क्या जो कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी। यह सुनते ही वह आदमी ठंडी आवाज में बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा होता है कि मैं उसकी बातों से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ हूँ। वह कहता है, तुम मेनलैंड से आए हो ना, बाहर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फिर वह शाचून की तरफ देखकर कहता है, अगर वह ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी तो ऑब्वियसली आदमी का ध्यान जाएगा। क्या ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अब तक उसके पास मुझे जवाब देने के लिए कोई सही बात नहीं बचती। जिस पर जो लोग पहले सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब उनकी नजरें भी उस आदमी पर बदलने लगती हैं, क्योंकि मैंने जो अभी कहा था वह इतना डायरेक्ट था कि अब सब लोग उसी को घूरने लगते हैं। यह देखकर वह आदमी थोड़ा घबरा जाता है, उसकी गर्दन हल्की सी पीछे हो जाती है, लेकिन फिर भी वह मानने को तैयार नहीं होता। जिस पर वह मुझे घूरते हुए कहता है, लड़के यह ज़ॉम्बी सिटी है, मेनलैंड नहीं। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात साफ साफ एक थ्रेट होती है, लेकिन मुझे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, नहीं तो क्या होगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। फिर मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, या तो अभी मुझे मार दो, नहीं तो चुपचाप खड़े रहो। मेरी बात और मेरा एटीट्यूड देखकर वह आदमी पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि चाहे वह कितना भी सीन क्रिएट कर दे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर वह गुस्से में गाली देते हुए कहता है, तुम जैसे बीच में पड़ने वाले लड़के और ये औरत दोनों बेकार हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो। वह बोलते बोलते मुझे उंगली दिखाने लगता है और उसके मुंह से बस गालियां निकल रही होती हैं। फिर वह कहता है, अगर हिम्मत है तो मार के दिखाओ। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बस सीधे उसके पेट पर किक मार देता हूँ, जिस पर उसकी जोर की चीख निकलती है और उसकी सारी गालियां वहीं रुक जाती हैं। लेकिन मैं यहीं नहीं रुकता, मैं उसके पीछे जाता हूँ, फिर उसके घुटने पर जोर से एक और किक
मारता हूँ, जिस पर वह आदमी सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और फिर दर्द से चीखने लगता है। वह दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, तू गया। उसका पूरा शरीर दर्द से मुड़ जाता है। वह जमीन पर लौटने की कोशिश करता है क्योंकि उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उसे मार दूंगा। फिर वह गुस्से में हाथ उठाता है, लेकिन उसी समय एयरपोर्ट सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है, जिस पर एक सिक्योरिटी गार्ड जोर से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। सिक्योरिटी को देखकर शिया चून थोड़ा डर जाती है। वह जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लेती है, फिर धीरे से कहती है, थैंक यू, लेकिन अब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आखिर प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, आप चले जाओ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसकी आंखों में मेरे लिए इतना रिस्पेक्ट और सरप्राइज होता है जैसे वह मुझे किसी हीरो की तरह देख रही हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे होते। वह शायद पहली बार किसी ऐसे लड़के को देख रही थी जो इतना कामली किसी को डांट भी सकता है और जरूरत पड़ने पर बिना डरे अटैक भी कर सकता है। लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ूं, जिस पर वो बार बार कहती है, आप जाइए, मैं खुद कर लूंगी। उसी समय थोड़ी दूर वीआईपी लाउंज में बैठी कुछ लड़कियां यह सब देख रही होती हैं। उनमें से एक रेड हेयर वाली लड़की सरप्राइज होकर कहती है, इस लड़के का माउथ तो बहुत डेंजरस है। जिस पर उसके पास सोफा पर बैठी दूसरी लड़की मेरी तरफ देखती है और मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है। फिर वह आराम से कहती है, जॉम्बी एयरपोर्ट इतना भी बड़ा नहीं है। अगर उस आदमी ने अभी भी ड्रामा किया तो शायद अगले कुछ दिन उसका हाल बहुत खराब होगा। जिस पर ब्राउन रेड हेयर वाली लड़की सेंटर वाले सोफा पर बैठी लड़की की तरफ देखकर पूछती है, तो क्या हमें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। यह सुनकर सेंटर में बैठी लड़की मेरी तरफ देखती है, फिर धीरे से सिर हिलाकर कहती है, जरूरत नहीं है। उसके पास बैठी होंगलियन हल्का सा फ्राउन करती है, जैसे वह कुछ और बोलना चाहती हो, लेकिन तभी वह देखती है कि थोड़ी दूर मैं सिक्योरिटी कैप्टन से बात कर रहा हूँ, जिस पर सिक्योरिटी कैप्टन बार बार सिर हिलाता है और फिर मेरे साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करने लगता है। इसके बाद मैं सिक्योरिटी के साथ वहां से बाहर निकल जाता हूँ और वह आदमी जो अभी तक जमीन पर पड़ा होता है उसे 2 गार्ड्स पकड़ कर ले जाते हैं। यह देखकर होंगलियन सरप्राइज होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि वह लड़का ठीक रहेगा। जिस पर काई कुन उसकी तरफ देखती है और कहती है, जब वह प्लेन से उतरा था तब स्टाफ खुद उसे छोड़ने आए थे। फिर वह आगे कहती है, ऐसा इंसान सिर्फ किसी रिच फैमिली से नहीं होता, उसकी कोई और आइडेंटिटी भी है, लेकिन जम्बी सिटी में उसके आने की कोई खबर नहीं है। फिर काईकुन सेंटर में बैठी लड़की की तरफ देखकर पूछती है, सिस्टर क्या किसी को भेजकर उसके बारे में पता करें। यह सुनते ही उस लड़की का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर वह सिर हिलाकर कहती है, नहीं। फिर वह आगे कहती है, अगर हमें उसके आने की खबर नहीं मिली तो शायद वह बस यहाँ घूमने आया है और बिना वजह किसी को ऑफेंड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब टाइम हो जाता है तब होंगलियन और बाकी लोग बोर्डिंग गेट की तरफ चले जाते हैं। उधर एयरपोर्ट के बाहर मैं हेल्पलेस होकर उस लड़की की तरफ देखता हूँ जो अब भी मेरे पीछे पीछे आ रही होती है। मैं उससे पूछता हूँ, अब क्या हुआ। जिस पर शायद चून जल्दी से सिर हिलाती है, लेकिन जैसे ही वह मेरा चेहरा देखती है वह तुरंत नर्वस होकर बोल पड़ती है। उसकी आंखों में अभी भी एक्साइटमेंट और रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर वह धीरे से कहती है, क्या मैं आपको डिनर पर ट्रीट दे सकती हूँ। जिस पर मैं कहता हूँ, ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर मुझे लगता है कि वह यहाँ की लोकल नहीं है। जिस पर मैं उससे पूछता हूँ, तुम जियांग फैमिली की तरफ की हो क्या। वह जल्दी से सिर हिलाती है, फिर कहती है, हाँ, मैं यहीं पढ़ती हूँ। फिर वह स्माइल करके कहती है, मुझे यहाँ की काफी जगहों के बारे में पता है। यह सुनकर मैं आखिर थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, तो चलो पहले कहीं खाना खाते हैं, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। जिस पर वह तुरंत सिर हिलाती है और जल्दी से रोड के किनारे टैक्सी रोकने चली जाती है। रास्ते में वो मुझसे कहता है, मैं सोच रहा था। जिस पर मैं अपने आप से सोचता हूँ। सामने लोअर लिप पूरी तरह से शांत और सिंपल लग रहा होता है, जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। फिर वो कहता है, हेलो, मेरा नाम फेंग युआन है। जिस पर लोअर लिप तुरंत मेरी तरफ देखकर कहता है, फेंग युआन, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। मैं कभी भी किसी से बहस में नहीं जीत पाया। जैसे ही मैं मुंह खोलता हूँ मेरा तो रोने का मन करने लगता है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से। यह सुनकर मैं अपने होंठों के कोने ऊपर करता हूँ और हल्का सा हंसता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, मैंने भी कभी किसी से लड़ाई में हार नहीं मानी। बचपन में मेरा टेम्पर बहुत अच्छा था और सालों में थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है, लेकिन आज भी मैं अपना गुस्सा ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। जिस पर लोअर लिप के चेहरे पर एडमिरेशन साफ दिखाई देने लगता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम अभी भी स्कूल में हो। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, नहीं, मैंने जून में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। यह सुनकर लोअर लिप मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर तुम मुझसे थोड़े बड़े हो। फिर जैसे ही टैक्सी रुकती है वो सबसे पहले डोर खोलता है और मुझसे कहता है, तुम पहले जाओ। जिस पर मैं कहता हूँ, थैंक्स। लोअर लिप की पर्सनालिटी मुझे काफी पसंद आती है। ऊपर से मैंने अभी उसकी हेल्प भी की थी, जिस वजह से मेरे अंदर उसके लिए थोड़ा पेशेंस और बढ़ जाता है। कार में बैठने के बाद अपर लिप और लोअर लिप खुद ही बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर मैं कैजुअली अपना नाम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसी बीच मैं नोटिस करता हूँ कि लोअर लिप के फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता जा रहा होता है। मैं थोड़ा क्यूरियस जरूर होता हूँ, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसके बाद वो मुझसे जियांग के बारे में बातें करने लगता है कि वहाँ क्या क्या फन चीजें हैं। फिर जैसे ही बात सिनकुन पर आती है, लोअर लिप अचानक से और तेज बोलने लगता है।
वो एक्साइटेड होकर कहता है, ब्रोदर फेंगयुआन, जब तुम जियांग फैमिली के यहाँ जाओगे तो पोर्ट के अलावा तुम्हें शिबान स्ट्रीट भी जरूर जाना चाहिए। वो लोकल लोगों की सबसे फेवरेट जगह है, वहाँ सब कुछ मिलता है, और खासकर स्ट्रीट के एंट्रेंस पर जो बार है वहाँ तो इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। जिस पर मैं उसके एक्साइटेड इंट्रोडक्शन को चुपचाप सुनता रहता हूँ। मैं अपनी इंटरेस्ट अपने अंदर ही रखता हूँ और बस बीच बीच में 2-4 वर्ड्स बोल देता हूँ। आगे फ्रंट रो में बैठे 4 लोग भी कभी कभी जोर से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान बाहर शाम हो चुकी होती है और खिड़की से आती हुई हल्की वार्म सनलाइट मेरे ऊपर पड़ रही होती है, जो इतना कंफर्टेबल लग रहा था कि उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल था। कुछ देर बाद हम दोनों कार से उतरते हैं और अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लोअर लिप पहले इधर उधर देखता है, फिर अपनी आवाज धीमी करके मुझसे कहता है, ब्रदर फेंगयुआन, जियांग फैमिली में तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी। उसकी बात सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। फिर मैं पूछता हूँ, क्या? जिस पर लोअर लिप कहता है, आगे जब भी तुम यहाँ घूमो या खेलो तो उन रिच लोगों से कभी मत उलझना जो पावर और पैसे वाले होते हैं। आज जो हुआ उससे तुम समझ ही गए होगे। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग ड्रैगन भी लोकल स्नेक को दबा नहीं पाता, इसलिए लो प्रोफाइल में रहना ही बेहतर है। फिर वो थोड़ा रुककर कहता है, यहाँ शांग फैमिली सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, मर्चेंट्स के पीछे भी वही लोग हैं, अभी यहाँ उन्हीं की चलती है। हालांकि मैं जियांग फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इतनी कॉमन सेंस मुझे भी थी। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा। यह सुनकर लोअर लिप थोड़ा रिलीव्ड फील करता है। इसके बाद हम दोनों जल्दी से खाना खाते हैं और हमेशा की तरह बिल देने के लिए लोअर लिप फिर से मुझसे पहले आगे बढ़ जाता है। जियांग की रातें काफी अलग होती हैं। यहाँ सुबह और शाम के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। हवा चलते ही पूरा शरीर फ्रेश और एनर्जेटिक फील करने लगता है। मैं आसपास कोई ठीक होटल नहीं देख पाता, जिस पर आखिर में मुझे ड्राइवर से कहना पड़ता है कि वो मुझे सीधे होटल छोड़ दे। रास्ते में मैं अपना फोन निकालता हूँ। लगातार कॉल्स आने की वजह से उसकी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है, जिस पर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ता हूँ। यह फोन लगातार चार्ज पर लगा हुआ था और कॉल भी चलता रहा था। अभी विदेश में बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि इक्वेशन सोया है या नहीं। फिर जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से एक आदमी की जेंटल और थोड़ी भारी आवाज आती है, शाओयुआन, क्या तुम वहां पहुंच गई? असल में प्लेन में बैठने से पहले ही फेंगयुआन ने इक्वेशन कपल को मैसेज भेज दिया था, इसलिए उन दोनों को पहले से पता था कि मैं चाइना आ चुका हूं। जिस पर मैं सीधे बेड पर गिरता हूं और कहता हूं, मैं अभी अभी होटल पहुंचा हूं। डैड, मुझे आपकी और मॉम की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर डैड तुरंत कहता है, तो फिर मैं यहाँ का काम खत्म करके कल ही चाइना वापस आ जाता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। अगर इतनी सारी ग्रीवांस ना होती तो शायद मैं सॉन्ग मेई के सामने इतनी ओपनली कभी बिहेव नहीं करता। दूसरी तरफ युनशु भी वहीं बैठकर कुछ रिव्यू कर रही होती है। फिर वो कहती है, अगर कुछ भी हो तो तुम अपनी मॉम और डैड को जरूर बताना। जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं कोई भी तुम्हें बलि नहीं कर सकता। जिस पर डैड भी कहता है, तुम्हारे मॉम और डैड इतने कमजोर नहीं है। जब तक तुम कोई लॉ ब्रेक नहीं करते, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम जिससे चाहो प्यार करो, हम हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। फिर मॉम कहती है, अगर तुम किसी के बारे में हमें बताना भी नहीं चाहते तब भी कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हें पूरी जिंदगी सपोर्ट करेगी। अगर बात बाई निनिंगबिंग की मदर की होती तो वो अपने हस्बैंड से सच में दिल से प्यार करती थी, लेकिन अफसोस बाई निनिंगबिंग ने अपनी मदर की एक भी बात नहीं सीखी थी। चाइना में जो कुछ हुआ था उसके बारे में इक्वेशन कपल ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन सच कहूं तो उन्हें सब समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 10 साल तक पुलिस से डरने के बाद अब मैं इतना जरूर समझ गया था कि दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो बिना वजह गलत काम करे। मुझे चाहने वाले लोग तो पूरे शहर के बाहर तक लाइन लगाकर खड़े हो सकते हैं। पहले मेरा दिल बिल्कुल शांत था क्योंकि उसमें सिर्फ बाई निनिंगबिंग थी और उस वक्त मेरी पहचान सिर्फ बाई निनिंगबिंग के बॉयफ्रेंड की थी। लेकिन अब मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ पसंद आने लगी थी और वो पुरानी आइडेंटिटी भी अब खत्म हो चुकी थी। जिस पर मैं अपने आप से सोचता हूँ, अगर अब भी मैं अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय नहीं करूंगा तो फिर सच में मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहें, चाहे गुड अंकल बोलें या सातो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस खुद को खुश रखना चाहता हूँ। यह सुनकर इक्वेशन भी हंसता है और कहता है, बेबी तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी कंडीशंस इतनी अच्छी हैं, फिर तुम्हें किसी अच्छी लड़की की कमी क्यों होगी? जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर और बातें करता रहता हूँ और पता ही नहीं चलता कि कब बातें करते करते मेरी आंख लग गई। दूसरी तरफ फोन से अभी भी इक्वेशन की स्टेडी ब्रीदिंग की आवाज आती रहती है। मैं धीरे से माइक्रोफोन बंद करता हूँ, फिर झुककर अंकल यून के माथे पर किस करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, आज रात फोन मत रखना, शाओयुआन के उठने तक वेट करना, फिर वो खुद ही फोन रखेगा। यह सुनकर अंकल यून हल्का सा भौहें सिकोड़ता है। जब से उसे पता चला था कि बाई निनिंगबिंग ने चीट किया है, तब से वो अंदर से टूट सा गया था। अब जाकर बेटे का फोन मिलने के बाद उसके दिल का थोड़ा बोझ कम हुआ था। फिर वो लेट जाता है और कहता है, कंट्री में प्रॉपर्टी ट्रांसफर का काम और जल्दी करना होगा। मैं भी जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन फेंग फैमिली की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी थी कि उसे पूरा का पूरा वापस कंट्री में लाना आसान नहीं था। यह काम जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। हालांकि फेंगयुआन के चाइना पढ़ने लौटने के बाद ही इक्वेशन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कई रीजंस की वजह से
उसके नाम पर चल रही इंडस्ट्री अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस पर इक्वेशन मन ही मन सोचता है अगर अंकल यून ने ऐसा कहा है तो उसे और मेहनत करनी होगी और जरूरत पड़ी तो थोड़ा टफ तरीका भी यूज करना होगा। वैसे भी इक्वेशन को उन लोगों से कोई डर नहीं था, अगर किसी को उसके तरीके पसंद नहीं आते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी टांग शिंगवान की साइड इसी हमेशा ओवरसीज में रहने वाली थी, जब तक वो वहां है बाकी लोग चाहकर भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। यह सोचते हुए इक्वेशन की नजर अपनी वाइफ पर जाती है जो बचपन से उसके साथ बड़ी हुई थी। उसकी आंखों की सख्ती धीरे धीरे वापस सॉफ्टनेस में बदल जाती है। फिर अंकल यून इक्वेशन की बाहों में थोड़ा और पास आकर लेट जाता है और कुछ देर बाद सो जाता है। मेरे दिल में भी एक अजीब सा वार्म फीलिंग आती है। मॉम और डैड को पता चल गया था कि मैं अभी भी टायर्ड हूँ। दूसरी तरफ इक्वेशन पहले ही ऑफिस में काम कर रहा होता है। मैं कर्टेन हटाता हूँ और बाहर हवा की वजह से हिलते हुए समंदर को देखता हूँ। फिर ग्लास डोर खोलता हूँ और बाहर की लेजी हवा को फील करता हूँ। फिर मैं फोन पर पूछता हूँ, क्या आप अभी कंपनी में हो? जिस पर डैड कहता है, हाँ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई है, फिर वो किसी से गिफ्ट तुम्हारे पास भेज देगी। फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसे मोडू मत भेजना, उसे ज़ॉम्बी के पास भेज देना। जिस पर डैड कहता है, ज़ॉम्बी? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम कुछ समय से ज़ॉम्बी जैसे बिहेव कर रहे हो। चलो, जो एड्रेस तुमने वीचैट पर भेजा है वहीं भेज देता हूँ। फिर वो कहता है, मैं किसी से तुम्हारे पास पहुंचवा दूंगा। मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं अभी शावर लेने जा रहा हूँ गुस्सासत हूँ। कल रात मैं इतना स्लीपी था कि कपड़े भी नहीं बदले, अब तो खुद को ही स्मेल आ रही है। ये सुनकर डैड कहता है, ठीक है, लेकिन अपना फोन म्यूट मत करना, अगर कुछ भी हो तो तुरंत घर पर कॉल करना। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और सिर हिलाता हूँ। फिर मैं फोन रख देता हूँ, लेकिन जैसे ही स्क्रीन देखता हूँ वहां लगातार आते हुए मैसेजेस और कॉल्स दिखाई देते हैं, जिस पर मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। हालांकि यह थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन बिना सोचे भी मुझे पता था कि यह कौन है। दूसरी तरफ बाई निनिंगबिंग बार बार अपनी उंगलियों से फोन दबा रहा होता है। उसे लग रहा था कि फेंग युआन आज भी उसकी कॉल नहीं उठाएगा, ठीक कल की तरह। लेकिन इस बार कॉल कनेक्ट हो जाती है। स्क्रीन पर कॉल कनेक्ट होते ही बाई निनिंगबिंग का दिल एकदम से तेज धड़कने लगता है। काफी देर तक वो कुछ बोल नहीं पाता, फिर बड़ी मुश्किल से धीरे से कहता है, फेंग युआन। मेरी आवाज थोड़ी ड्राई होती है। मैं काफी देर तक सोचकर बस इतना कहता हूँ, मिस बाई, तुम सच में फ्री नहीं हो क्या? इतनी देर से लगातार फोन कर रही हो। अगर मेरा फोन इतना स्ट्रांग ना होता तो शायद अब तक खराब हो चुका होता। यह सुनकर बाई निंगबिंग जल्दी से कहता है, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ। जो भी बात है सामने बैठकर साफ साफ बात कर लेते हैं, ठीक है? वो मेरी आवाज में मौजूद ठंडापन इग्नोर करने की कोशिश करता है और बहुत केयरफुली मुझे मनाने की कोशिश करता है। उसका यह कोशियस बिहेवियर देखकर मुझे अचानक पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मुझे वह दिन याद आता है जब बाई निनिंगबिंग को मैं आग से बाहर लेकर आया था। उसके बाद मेरी आर्म बुरी तरह जल गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। उस वक्त मुझे अपनी जली हुई स्किन बहुत अगली लगती थी। मुझे लगता था कि यह कभी ठीक नहीं होगी। मेरे अंदर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी बैठ गई थी। उसी दौरान बाई निनिंगबिन हर दिन वार्ड के बाहर खड़ा होकर मुझसे बात करता था। वो अपने फोन से ग्रेजुएशन सेरेमनी और ग्रेजुएशन फोटोज एक एक करके मुझे भेजता था, जिन्हें मैं मिस कर गया था। फिर वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर मुझे पेशेंटली क्लास की सारी बातें बताता था। मेरे ना होने पर क्लास में क्या क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा था, किस बात पर सब हंस रहे थे। जब वो कोई फनी बात बताता था तो मैं फोन के उस पार उसकी हंसी सुन सकता था। फिर मुझे फिजिक्स क्लास की वह बात याद आती है। उस दिन अचानक सब लोग हट गए थे और फिर मैंने खुद डोर खोला था और उसे अंदर आने दिया था। उस वक्त बाई निनिंगबिंग का रिएक्शन कैसा था? जो इंसान हमेशा सबसे ऊपर देखकर बात करता था, उसकी आंखें अचानक लाल हो गई थीं। उसका चेहरा पूरी तरह एक्साइटेड था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। वो कई बार हाथ बढ़ाकर मुझे छूना चाहता था, लेकिन हर बार डर जाता था कि कहीं मुझे और दर्द ना हो जाए, इसीलिए अपना हाथ वापस खींच लेता था। फिर वो कांपती हुई आवाज में कहता है, फेंग युआन, तुम अंदर क्यों भागे? वहां इतनी बड़ी आग थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और गिल्ट दिखाई दे रहा था। बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उस वक्त मैं बस हंस देता हूँ और उसे कंफर्ट करते हुए कहता हूँ, अरे मैं तुम्हें जलते हुए कैसे देख सकता था? असल में उस समय बाई निनिंगबिंग ने आखिर में मुझे जोर से पीछे धक्का दिया था, लेकिन उसी दौरान पर्दे की आग मेरी स्लीव्स तक पहुंच गई थी। नॉर्मली मुझे तुरंत अपने कपड़े उतार देने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त आग बहुत बड़ी थी। मैं बाई निनिंगबिंग को नीचे नहीं छोड़ सकता था और उसे उठाए रखते हुए अपने कपड़े भी नहीं उतार सकता था। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैं बस दांत भींचकर दर्द सहता रहा और बाई निनिंगबिंग को किसी तरह बाहर लेकर आया। जैसे ही मैं आग से बाहर निकला, मैंने तुरंत बाई निनिंगबिंग को वहां खड़े बड़े लोगों के हाथ में दे दिया। फिर मैं जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगा, लेकिन कॉलरबोन से लेकर शोल्डर तक मैं काफी बुरी तरह जल चुका था। इसके बावजूद बाई निनिंगबिंग की शोल्डर पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जला था, लेकिन बस उस छोटे से बर्न की वजह से भी वो पूरी रात सो नहीं पाया था। और जब उसने मुझे इतनी बुरी हालत में देखा तो वो खुद को और भी ज्यादा ब्लेम करने लगा। इतने साल गुजर गए थे, लेकिन पहले वाला उसका दिखावा, उसका एटीट्यूड और खुद को सबसे ऊपर समझने वाली बात सब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। जब मैं वापस अपने होश में आता हूं तो एक गहरी सांस लेता हूं
हूँ। फिर उससे पूछता हूँ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता था, तुम फेंग जेंग के साथ मेरे पीछे क्या क्या कर रहे थे। मैं पूछना चाहता था, तुम्हारे लिए अफेयर करना इतना एक्साइटिंग कैसे था? या फिर तुम सच में ये कहना चाहते हो कि चीट करने के बाद भी तुम्हारा फेवरेट इंसान मैं ही हूँ? ये सब सोचते ही मेरा पेट उल्टा होने लगता है, मुझे बस घिन फील होती है। फिर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, बाय निंगबिंग, तुम्हारी कोई भी अपॉलॉजी मेरे लिए अनफेयर है। जिस पर बाय निंगबिंग जल्दी से कहता है, ऐसा नहीं है। फिर वो समझाने लगता है, फेंग युआन, मेरे और फेंग झेंग के बीच सच में कुछ भी नहीं था। हमारे बीच कुछ भी रियल नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा बस उस एक बार बात बाहर निकल गई थी, उसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं था। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा जाती है। फिर वो खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे एकदम से मत छोड़ो, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? कल से जब से उसे यह पता चला था कि मैं सच में उससे दूर जा रहा हूँ, बाई निंगबिन को लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि वो इंसान जिसे वो खो नहीं सकता वो मैं हूं, और अब उसे सिर्फ मुझे ढूंढना था। बाकी किसी चीज का उसके लिए कोई मतलब नहीं बचा था। जिस पर वो पागलों की तरह मुझे बार बार कांटेक्ट करता रहता है, लेकिन उसे बदले में मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता, और हर बार उसे बस अपनी बेबसी और अपनी स्टूपिडिटी याद आती रहती है। फिर वो आदत से मजबूर होकर दोबारा मेरा नंबर डायल करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। जिस पर वो दूसरा नंबर यूज करके फिर से कॉल करना शुरू कर देता है। उधर मैं सीधा अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल देता हूँ। फिर जंबी शॉपिंग प्लेटफॉर्म खोलकर कुछ कपड़े और शूज ऑर्डर करता हूँ और डिलीवरी के लिए होटल का एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद मैं बाथरूम में जाकर शॉवर लेने लगता हूँ। करीब 1 घंटे बाद मैं कपड़े बदलकर होटल से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलते ही सबसे पहले मैं बिजनेस हॉल जाता हूँ ताकि एक नया फोन कार्ड ले सकूं। फिर मैं धीरे धीरे सड़क पर चलने लगता हूँ। हल्की डेंजरस सी ब्रीज चल रही होती है, जिसकी वजह से यह रोमांटिक सिटी आज बाकी दिनों से थोड़ी ज्यादा शांत लग रही थी। फिर मैं लोअर लिप के बताए हुए स्टोन स्ट्रीट पहुंचता हूँ और सड़क के किनारे किनारे धीरे धीरे चलते हुए आखिर तक जाता हूँ। रात पूरी तरह उतर चुकी होती है, दोनों तरफ लाइट्स जल रही होती हैं। यहाँ की रौनक मोडू से बिल्कुल अलग लग रही थी। फिर मैं एक बार के सामने रुक जाता हूँ। मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ, फिर नीचे लगे बोर्ड को देखता हूँ, लेकिन वहां कुछ भी लिखा नहीं होता, जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर मन में सोचता हूँ, लोअर लिप ने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि इस बार का कोई साइन ही नहीं है। अगर उसने मुझे इसके बारे में ना बताया होता तो शायद मैं इसके सामने से निकल भी जाता और अंदर नहीं आता। यह सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर मैं अपना कदम बढ़ाता हूँ और बार के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, सामने का पूरा माहौल बाहर से बिल्कुल अलग लगता है। बाहर से यह जगह लो की और रेट्रो लग रही थी, लेकिन अंदर आते ही पता चलता है कि यह जगह कितनी हाई एंड है। बार के अंदर का डेकोरेशन, फर्नीचर और छोटी छोटी डिटेल्स तक सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव और क्लासी लगता है। उसी दौरान दूसरी तरफ टेबल पर बैठा कोई इंसान धीरे से कुछ कहता है। यह बार का सबसे बिजी टाइम था, अंदर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, कई लोगों की नजर एक साथ मेरी तरफ उठ जाती है। मेरे अंदर की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि जैसे ही मैं अंदर आया, वहां बैठे लोग कुछ सेकंड्स के लिए बस मुझे ही देखते रह गए, और फिर कुछ ही सेकंड्स में एक वुमन खुद चलकर मेरे सामने आ जाती है। वो मुस्कुराकर पूछती है, क्या आपको किसी हेल्प की जरूरत है? जिस पर मैं उसके सामने रुकता हूँ, हल्का सा स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, हेलो, मैं इस बार के पर्सन इंचार्ज से मिलना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही वो थोड़ा चौंक जाती है। फिर उसके होंठ हल्के से हिलते हैं और वो पूछती है, क्या आप सिस्टर सीआई को ढूंढ रहे हो? यह कहते हुए वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसे दिख रहा था कि मैं पूरी तरह काम और रिलैक्स्ड हूँ। आमतौर पर जो लोग सिस्टर सीआई को ढूंढने आते थे वो काफी नर्वस रहते थे, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग लग रहा था, जिस पर वो मन ही मन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर अचानक कांटोनेस में बात करने लगती है और मुझे रास्ता दिखाते हुए आगे चलने लगती है। चलते चलते वो कैजुअली पूछती है, पहली बार ज़ॉम्बी आए हो? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और स्माइल करता हूँ। मेरी स्माइल में थोड़ा डिस्टेंस साफ दिखाई देता है। फिर वो पूछती है, कितने दिन रुकने वाले हो? अगर ज्यादा दिन रुके तो शायद हमारे बीच कुछ स्पार्क्स भी हो सकते हैं। लेकिन मैं उसकी बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता। फिर बस धीरे से कहता हूँ, देखते हैं। यह सुनकर वो हंसती है, फिर अपना फोन निकालती है और कहती है, तो फिर वीचैट ऐड कर लो। अगर कुछ भी चाहिए हो तो कभी भी मुझे ढूंढ लेना। जिस पर मैं बिना कुछ कहे उसके सामने आराम से अपना फोन निकालता हूँ और वीचैट ऐड कर लेता हूँ। यह देखकर वुमन के होंठ हल्के से हिलते हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो खुद को पेटी नहीं दिखाना चाहती थी। फिर जैसे ही वो मुझे काउंटर तक छोड़ती है, वो चुपचाप वहां से चली जाती है और मैं वहीं खड़ा रहता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काउंटर पर खड़ा स्टाफ मुस्कुराता है और बहुत पॉलिटली कहता है, आप पर्सन इन चार्ज को ढूंढ रहे थे, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। कुछ मिनट्स बाद लाल बालों वाली थोड़ी एरोगेंट सी दिखने वाली एक लड़की स्टाफ के पीछे पीछे मेरी तरफ आती है। उस समय मैं प्लेटफॉर्म 8 के सामने बैठा हुआ था और अपने हाथ में पकड़े रेड वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमा रहा था। जैसे ही उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ती है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसके सामने एक बेहद हैंडसम चेहरा था। मैं आराम से बैठा हुआ था, जैसे मुझे किसी चीज की जल्दी ना हो। मेरे चेहरे पर वही लेजी और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन था जिस पर होंगलियन की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। फिर वो मन ही मन चिल्लाती है, डैम, ये सच में वही हैंडसम गाय है। और फिर वो वहीं खड़ी रह जाती है, कुछ सेकंड्स तक मेरी तरफ देखते हुए। मैं 8 स्टेशन पर बैठा हुआ था, तभी वह लिटिल ब्रदर मुझे ढूंढते हुए आता है।
फिर मैं समुद्र के किनारे वाली पूरी रो अपने लिए बुक कर लेता हूँ। मैं बैंक कार्ड नीचे रखता हूँ और लेजी स्माइल के साथ कहता हूँ, कैसा रहेगा अगर वह पूरा एरिया मुझे दे दो। वह जगह पूरे बार की सबसे अच्छी सीट थी, लेकिन मैं अकेला ही पूरा एरिया लेना चाहता था। अगर मैं इतना हैंडसम ना होता तो शायद होंगलियन मुझे उसी वक्त बाहर निकलवा देती, जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। फिर वह हल्के से एक बैंक कार्ड निकालती है और थोड़ा एरोगेंट होकर मुस्कुराती है। वह मेरी कार्ड की तरफ देखती है, फिर स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा तो पैसे कमाए हैं। इसके बाद वह कार्ड लेती है और पीछे खड़े वेटर को दे देती है। फिर मेरी तरफ मुड़कर पूछती है, कितनी सीट्स चाहिए। मैं सीधे कहता हूँ, 10 मीटर के अंदर जितनी भी सीट्स हैं सब चाहिए। यह सुनकर होंगलियन तुरंत मान जाती है। फिर वह आंख मारती है और तुरंत कोई जाकर वह पूरा एरिया खाली करवाने लगता है। कुछ देर बाद एक वेटर मुझे फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास लेकर जाता है। जैसे ही मैं बैठता हूँ, पूरे बार में बैठे लोगों की नजर दोबारा मेरी तरफ चली जाती है। बहुत जल्दी यह खबर पूरे ज़ॉम्बी में फैल जाती है कि एक सुपर हैंडसम गाय अचानक अनामोनस बार में आया है। फिर एक वेटर आकर होंगलियन से पूछता है, सिस्टर होंग, आपने उस लड़के की बात क्यों मान ली? हमारे बार को पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन होंगलियन उसके सवाल पर ध्यान ही नहीं देती। उसके दिमाग में बस एयरपोर्ट वाली बात घूम रही होती है, जब किसी ने उसे बुरी तरह डांटा था। वह बस मीनिंगफुल्ली कहती है, मुझे डर था कहीं वह मुझे डांट ना दे। यह सुनकर वह आदमी पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि होंगलियन क्या कह रही थी, और फिर वह शॉक होकर सोचता है, कोई ऐसा भी है जो सिस्टर होंग को डांट सकता है। लेकिन होंगलियन को बार में चल रही बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जल्दी से एलिवेटर में जाती है और सीधे सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है। फिर वह बॉक्स का डोर खोलकर अंदर घुसती है, जहां बाकी दोनों लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। अंदर जाते ही बिना किसी वार्निंग के वह एक्साइटेड होकर कहती है, गेस करो अभी नीचे मुझे कौन मिला। उसके अचानक ऐसे घुसते ही कैकुन टेबल से एप्पल उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वह इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? लेकिन होंगलियन बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। वह और ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है, जल्दी गेस करो, तुम लोग कभी गेस नहीं कर पाओगे। लेकिन साइकोन बिना उसकी तरफ देखे कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वह उसके साथ ऐसे बेकार गेम खेलने के मूड में नहीं था, जिस पर होंगलियन बस नाक सिकोड़ती है। फिर वह सैड मैग्नेट के पास जाकर बैठ जाती है, जो टैबलेट में सिर झुकाकर काम कर रही होती है। फिर होंगलियन उसे कोहनी मारती है और कहती है, मैग्नेट तुम गेस करो। लेकिन सैड मैग्नेट अपनी आंख तक नहीं उठाती, जिस पर होंगलियन उसके साइड में चुटकी काटती है। फिर एप्पल का एक बाइट लेती है और वापस सोफा पर गिर जाती है। कुछ देर के लिए रूम में शांति छा जाती है। दोनों लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, जिस पर होंगलियन को और बेचैनी होने लगती है। आखिरकार वह खुद ही बोल पड़ती है, नीचे फर्स्ट फ्लोर पर एक कोट पहना हुआ सुपर हैंडसम गाय बैठा है, उसकी वजह से बार में और भी कस्टमर्स आ गए हैं। लेकिन यह सुनकर भी सैड मैग्नेट कोई रिएक्शन नहीं देती। उल्टा काइकुन उसे इरिटेट होकर देखता है और कहता है, अगर कुछ काम नहीं है तो चुप रहो। होंगलियन हल्का सा नाक सिकोड़ती है। उसके अंदर गॉसिप भरा हुआ था, लेकिन जब किसी को सुनना ही नहीं था तो उसने भी कुछ न बोलने का फैसला कर लिया। फिर वह सोफा पर लेट जाती है और कुछ ही देर में सो जाती है। कल रात तीनों लोग दूसरे शहर से पूरी रात ट्रैवल करके जियांग सिटी लौटे थे। उन्हें आराम करने का मौका तक नहीं मिला था। वापस आते ही वह लोग फिर काम में लग गए थे। होंगलियन को तो लेजी होने का एक मौका भी नहीं मिला था, जिस पर वह आंख बंद करते ही सो जाती है और बॉक्स के अंदर फिर से शांति हो जाती है। आधे घंटे बाद साइकोन उसे थप्पड़ मारकर उठाता है और कहता है, चलो नीचे खाना खाने चलते हैं। जैसे ही होंगलियन उठती है और बाहर जाने लगती है, उसे अचानक कुछ याद आता है। वह कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर आगे खड़ी सैड मैग्नेट पर जाती है। सैड मैग्नेट एक हाथ पॉकेट में डाले नीचे देख रही होती है। उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर पर थी और उसके चेहरे पर सोचने वाला एक्सप्रेशन था। उसकी आंखें हल्की सी डार्क हो जाती हैं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर होंगलियन अचानक अपना सिर थपथपाती है और कहती है, सिस्टर सी, मैं तो बताना ही भूल गई। नीचे जो लड़का बैठा है उसने पूरा एरिया बुक कर लिया है। जहां हम यूजुअली खाना खाते हैं उसके आसपास के 10 मीटर तक की सारी जगह। यह सुनकर चाइकुन अपनी आईब्रो उठाता है। फिर वह कहता है, तो तुम अभी उसी लड़के की वजह से इतना ड्रामा कर रही थी? जिस पर होंगलियन हंसती है और कहती है, हाँ, और आज वह कल से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। कैकुन हंसकर कहता है, इतना भी क्या हैंडसम होगा। फिर होंगलियन कहती है, अब तो हालत यह है कि हॉल के लगभग 1/3 लोग उसकी सीट के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं, और जो लोग लाइन में नहीं हैं वो भी बस उसे ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि कई गर्ल्स भी सिर्फ उसे देखने के लिए उसके पास जा रही हैं। फिर वह एक्साइटेड होकर कहती है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने कहा है, जो भी लाइन में आएगा, अगर वह खूबसूरत है और उसका फिगर अच्छा है तो वह उसके सामने बैठ सकती है और उसके साथ गेम खेल सकती है। होंगलियन की बातों में साफ पता चल रहा था कि वह उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, जिस पर काइकुन बस चुप रहता है। लेकिन सैड मैग्नेट के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। फिर वह अपनी नजर वापस खींचती है, कुछ नहीं कहती और सीधा एलिवेटर की तरफ चली जाती है। न जाने क्यों
यह देखकर होंगलियन को अचानक माहौल थोड़ा अजीब लगने लगता है। फिर वह जानबूझकर चियाई कुन को कोहनी मारती है और धीरे से कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सिस्टर कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही है? जिस पर चाई कुन उसे घूरता है और तुरंत कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर वह आगे कहता है, यहाँ तक कि खाने की जगह भी किसी ने पैसे देकर बुक कर ली और तुम अब भी बस वही सोच रही हो। फिर वह इरिटेट होकर एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन होंगलियन वहीं खड़ी रह जाती है। उसे साफ लग रहा था कि सिस्टर सी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अब उन्हें ऊपर बॉक्स में खाना खाना पड़ेगा और नीचे फर्स्ट फ्लोर पर नहीं। होंगलियन को पता था कि काई कुन क्यों नाराज है, जिस पर वह जल्दी जल्दी उसके पीछे जाती है और उसे मनाने लगती है। फिर वह कहती है, मैं उससे बात करके हमारे लिए एक टेबल ले आती हूँ ताकि हम नीचे खाना खा सकें। लेकिन काई कुन उस सिली लड़की की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। होंगलियन भी उसकी कोल्डनेस की परवाह नहीं करती। फिर जैसे ही वह नीचे आती है, वह जल्दी से मेरे पास दौड़ती हुई आती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, हैंडसम गाई, अगर तुम यहाँ बैठे रहो तो आज सारे ड्रिंक्स फ्री रहेंगे और मैं तुम्हारे पास वाली टेबल हम लोगों के खाने के लिए ले लूं। मैं उसकी बात सुनकर बस कैजुअली सिर हिला देता हूँ। वैसे भी कुछ लोग खाना खाएंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर होंगलिन खुश हो जाती है। फिर वह तुरंत मेरे पास वाली बूथ की तरफ भागती है और सैडनेस सियाई और काई कुन को हाथ से बुलाती है। यह देखकर काई कुन धीरे से कहता है, कितनी शर्म की बात है, इस बार की फीमेल बॉस होकर भी उसे कस्टमर से सीट मांगनी पड़ रही है और ये सब उस सिली लड़की होंगलियन की वजह से हो रहा है। फिर वह मेरी तरफ से नजर हटाता है और धीरे से उठकर चलता है, लेकिन वह सीधे होंगलिये के पास नहीं जाता। उधर होंगलिये पहले ही मेरे साइड वाले सोफा पर लेट जाती है। फिर फेंग युआन को और उसके सामने बैठे लोगों को देखती रहती है जो उसके साथ गेम खेल रहे होते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और मेरे सामने बैठे लोग लगातार हारते जाते हैं। कभी कभी मैं एक दो बार हार भी जाता हूं, लेकिन जो भी मुझे चैलेंज करता है जाते जाते अपना कांटेक्ट छोड़कर जाता है। कुल मिलाकर मैं लगातार जीतता ही जा रहा था। फिर एक वुमन जो मेरे सामने बैठी थी थोड़ा इरिटेटेड होकर डाइस हिलाती है। वह मेरे चेहरे की तरफ देखती है। मेरे चेहरे पर हमेशा की तरह वही कॉन्फिडेंट स्माइल थी, जैसे मुझे पहले से पता हो कि मैं जीतूंगा। जिस पर वह थोड़ा मुंह बनाकर कहती है, मुझसे तो कोई भी छोटा बच्चा जीत सकता है। मैं नहीं मानती कि तुम्हारी लक इतनी अच्छी है। फिर जैसे ही मैं अपना डाइस खोलता हूँ, उसके अंदर 3 सेम नंबर निकलते हैं। यह देखकर उसकी स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। फिर वह थोड़ी नाराज होकर कहती है, अगर तुम्हें इतना ही खेलना है तो यहाँ सबसे स्ट्रांग इंसान मैं नहीं हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर वह आगे कहती है, अगर तुम सच में किसी को हराना चाहते हो तो उस लड़की को चैलेंज करो। अगर तुम उसे हरा दो तो मैं सच में मान जाऊंगी। मैं थोड़ा इम्पेशेंट होकर उसकी तरफ देखता हूँ, फिर कहता हूँ, तुम जा सकती हो, मैं यहाँ बस मजे के लिए खेल रहा हूँ, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर वह वुमन साफ हैरान रह जाती है। आसपास बैठे लोग भी धीरे धीरे हंसने लगते हैं। उन्हें लग रहा था भी ठीक है, उन्हें लग रहा था कि वह खुद ही बेइज्जती करवाने आ गई है। लेकिन वह वुमन अपनी इरिटेशन दबाकर कहती है, तुमने अभी एलिवेटर से उतरते वक्त उन लोगों को देखा था ना? मैं उसकी बात से इनकार नहीं करता। आखिर उन लोगों की अपीयरेंस इतनी अच्छी थी कि जैसे ही वो हॉल में आए थे पूरा माहौल उनकी तरफ देखने लगा था। फिर वुमन हल्की सी हंसती है और कहती है, जो बीच में चल रही थी, अगर बात इस टेबल की आती है तो वह सेकंड नहीं फर्स्ट है। अगर तुम उसे हरा दो तो मैं पूरी तरह मान जाऊंगी। मैं हल्का सा हंसता हूँ और कहता हूँ, तुम मानो या ना मानो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनकर वुमन और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वह कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही अगले इंसान को बैठने के लिए बुला लेता हूँ, जिस पर वह बस अपनी मुट्ठी भींच कर रह जाती है। वह खुश नहीं थी, लेकिन जिसके बारे में वह बात कर रही थी उससे वह खुद भी नहीं उलझ सकती थी, इसलिए आखिर में वह चली जाती है। कुछ और राउंड्स खेलने के बाद मैं बोर होकर पीछे सिर टिकाता हूँ और हल्का सा ऊपर देखता हूँ। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, बस अब काफी है। ये लोग बाकी लोगों से अलग नहीं थे और अब मेरा यहाँ बैठने का मन भी नहीं था, जिस पर मैं उठकर जाने लगता हूँ। यह देखकर होंगलियन थोड़ा चौंक जाती है। फिर जल्दी से कहती है, असल में अभी उस लड़की ने जो कहा तुम उसके बारे में सोच सकते हो। फिर वह थोड़ा एक्साइटेड होकर कहती है, उस सिस्टर का गेम सच में बहुत स्ट्रांग है। असल में होंगलियन खुद भी अब तक मेरी आंखों में ठीक से नहीं देख पाई थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊं, जिस पर मैं अपने कदम थोड़ा धीमे करता हूं और उस वुमन की तरफ देखता हूं जो नीचे सिर करके फोन चला रही होती है। सच कहूं तो आज तक मैंने जितने लोग देखे थे उनमें वह वुमन सबसे ज्यादा मेरी पसंद की थी और शायद उसे भी मेरी नजर फील हो जाती है। फिर वह ऊपर देखती है और हमारी नजरें मिलती हैं, जिस पर मैं मन ही मन एक लंबी सांस लेता हूँ। सच में वह बहुत खूबसूरत थी। फिर मैं आराम से उसकी तरफ बढ़ता हूँ। वह फोन नीचे रखती है और पीछे सोफा पर टिक जाती है। उसकी लंबी टांगें हल्के से एक दूसरे पर रखी हुई थीं और उसकी नजर सीधी मुझ पर थी। चारों तरफ लाउड म्यूजिक चल रहा था, लेकिन मुझे बस इतना सुनाई देता है कि मैं उससे पूछता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? यह सुनकर वह धीरे से कहती है, क्या खेलना है? मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ता हूँ। यहाँ इतना शोर था, इसलिए उसका पहले मेरी तरफ ध्यान ना देना नॉर्मल था। आखिर वह नीचे देखकर फोन चला रही थी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मैं खुद ही सोचने लगता हूँ, अब मेरा मन उतना नहीं रहा था। अगर सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर रहने देना चाहिए, जिस पर मेरी आंखों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर मैं थोड़ा सॉरी फील करते हुए कहता हूँ, सॉरी डिस्टर्ब किया।
ये कहकर मैं मुड़ता हूँ और वहां से जाने लगता हूँ। असल में उसने मेरी बात सुन ली थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन होंगलियन मुझे ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। वह जल्दी से मेरे पीछे भागती है और मुझे रोककर अजीब तरीके से चिल्लाती है, अरे खेलो ना हैंडसम गाई। फिर वह जल्दी जल्दी समझाने लगती है, लेकिन बोलते बोलते वह इतनी जल्दी में रुकती है कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन और भी फनी लगने लगता है। उसके सिर पर लाल बाल हिल रहे होते हैं। यह देखकर मुझे हंसी आ जाती है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे साथ खेलूं, कैसा रहेगा? ये सुनकर होंगलियन एकदम से रुक जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके ऊपर ठंडी हवा पड़ती है और वह तुरंत होश में आ जाती है। फिर वह जल्दी जल्दी सिर हिलाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकती, मैं रिजाइन कर दूंगी। फिर वह जल्दी से सैड वर्ड्स की तरफ इशारा करती है और कहती है, उसका गेम बहुत अमेजिंग है। मेरे सबोर्डिनेट्स दया की भीख मांगते हुए भरे पड़े होते हैं, जिस पर वो दुख भरी बातें करती है जो नॉर्मली लड़कों के लिए इतनी भी सैड नहीं होती हैं। लेकिन आज उसे दूसरी बार देखना भी मुश्किल लग रहा होता है। अगर वो इस मैटर को येलो बना देती तो बिजनेस के वो बड़े बड़े लोग उसकी हालत खराब कर देते और उसे बुरी तरह स्कार कर देते। हालांकि हमारी मुलाकात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ कि इस रेड हेयर्ड गर्ल की आंखों में क्या मतलब छुपा हुआ है, जिस पर मैं हल्का सा फ्राउन करता हूँ, क्योंकि वो सच में मेरे साथ खेलना नहीं चाहती होती है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिस पर होंगलियन तुरंत जवाब देती है कि वो बस प्रेटेंड कर रही है, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कैकुन पूरा प्रोसेस सुन रहा होता है। यह सुनकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाता और पलटकर सैड वर्ड्स की तरफ देखने लगता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि मेरी इस बात से वो क्लियरली थोड़ी एम्बेरेस्ड हो जाती है और कुछ पल के लिए फ्रीज कर जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो ऐसे अपने कपड़े पहनती रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यह देखकर मैं और भी ज्यादा खुलकर हंसने लगता हूँ। फिर मैं वापस जाकर उसके सामने बैठ जाता हूँ और अपना हाथ टेबल पर टिकाकर सिर को सहारा देता हूँ, जिसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कैसे खेलना है, जिस पर उसके फेस पर कोई भी अलग एक्सप्रेशन नहीं दिखता है, बल्कि वो हल्का सा आगे झुकती है ताकि मुझसे बात करना इजी हो जाए। फिर वो कहती है, एक साथ 3 काम हो जाएंगे, तुम्हारे रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। अगर तुम हारते हो तो 1 बॉटल बियर पीनी होगी और अगर जीतते हो तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। जिस पर मैं तुरंत रेडी हो जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सैड वर्ड से कहता हूँ, मुझे तुम्हारा वही कॉन्टैक्ट सोर्स चाहिए जो तुम नॉर्मली यूज करती हो। ऐसा मत करना कि कोई ज़ॉम्बी नंबर दे दो जिसे तुम खुद भी यूज नहीं करती हो। इसके बाद मैं उससे ये भी नहीं पूछता कि बड़ा या छोटा खेलना है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता होता। जिस पर सैड वर्ड्स कहती हैं, तुम्हारी मर्जी, फाइनल फैसला तुम्हारा। जिस पर मैं कहता हूं, तो फिर छोटा। इतना कहने के बाद मैं उससे कहता हूं, चलो तुम पहले ट्राई करो। जिस पर सैड वर्ड्स बिना कुछ बोले डाइस उठा लेती है। फिर वो उसे 2 बार शेक करती है। इसके बाद उसका हाथ जल्दी से रुकता है। वो सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है और हल्का सा नॉड करती है। फिर मेरी बारी आती है, जिस पर मैं बड़ी आसानी से डाइस उठा लेता हूँ, उसे दबाकर शेक करता हूँ और फिर नीचे रख देता हूँ। लेकिन मेरे फेस पर कोई इमोशन नहीं दिखता है, जिस पर अब ये गैस करना और मुश्किल हो जाता है कि कौन जीतेगा। फिर मैं कैजुअली कहता हूं कि दोनों एक साथ खोलते हैं, जिस पर मैं और सैड वर्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों एक ही समय पर अपने अपने डाइस खोल देते हैं। यह देखकर आसपास खड़े लोग तुरंत अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर देखने लगते हैं, जिस पर होंगलियन मेरी तरफ देखकर सबसे पहले कहती है, 3 वंस। तुम्हारी स्किल सच में बहुत अच्छी है। क्योंकि होंगलियन काफी देर से मुझे ऑब्जर्व कर रही होती है और उसने नोटिस किया होता है कि मैं सेम नंबर शेक करना बहुत आसानी से कर लेता हूँ। लेकिन उसकी यह तारीफ सुनने के बाद भी मेरे फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आता है, क्योंकि मैं बस सैड वर्ड्स के सामने पड़े डाइस को देख रहा होता हूँ और उसकी साइड पर पड़े तीनों डाइस एक पाइल में टिके होते हैं, जिसमें ऊपर सिर्फ एक रेड डॉट दिख रही होती है। जिस पर मैं सीधे कहता हूँ, अब QR कोड ड्रॉप करो, कॉन्टैक्ट दो और चलो। लेकिन सैड वर्ड्स बस हल्का सा देखती है और फिर सिर हिलाती है। फिर वो कहती है, मैं जो ऐड करना चाहती हूँ वो यह नहीं है और जो मैंने दिया है वो मेरा नॉर्मल वाला नहीं है। ये सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि उसने मुझे अपना असली वाला कॉन्टैक्ट शब्द नहीं दिया है। और सैड वर्ड्स इतनी भी ब्लाइंड नहीं होती कि वो ये ना समझ पाए कि मैं वहीं पर पकड़ा गया हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं बिल्कुल डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मैं बस उसकी तरफ कामली स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, तो फिर खुद बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर मेरी आंखों में दिख रहे उस अजीब कॉन्फिडेंस को देखकर सैड वर्ड्स थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि मैं इस गेम को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ। जिस पर वो पूछती है और मैं बिना ज्यादा सोचे तुरंत जवाब देता हूँ, शायद मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है, इसलिए मैं बार बार इसी गेम में वापस आ जाता हूँ। यह सुनते ही एटमॉस्फेयर 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल सैड वर्ड्स मेरी बात पर हंस पड़ती है। जब वो हंसती है तो उसके होंठों के किनारे ऊपर उठते हैं और उसका नॉर्मली कोल्ड और शार्प फेस अचानक इतना ब्राइट लगने लगता है जैसे स्प्रिंग ब्रीज में कोई पीच ब्लसम हिल रही हो। जिस पर बगल में खड़ी होंगलियन भी खुद को रोक नहीं पाती और हंसते हुए कहती हैं, तुम वही रीजन हो जिसकी वजह से मेरी सिस्टर ने पहली बार इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू किया था। फिर वो आगे कहती है, असल में इन्वेस्टमेंट जैसी चीज को सीखना जरूरी नहीं होता, लेकिन हमारे सर्कल में हर कोई इसे खेलना पसंद करता है, इसीलिए सब लोग इसमें हाथ डालते रहते हैं। लेकिन सैड वर्ड्स का हाथ इसमें बहुत स्मूथ है,
इसके बाद सैड वर्ड्स खुद कोड स्कैन करती है और मुझे अपना रियल कॉन्टैक्ट दे देती है। फिर वो ऐसे कैजुअली कहती है, तो इसका मतलब तुम मुझे इन्वेस्टमेंट सिखाने का प्रॉमिस कर रहे हो? जिस पर मैं अपना नाम बताते हुए कहता हूँ, मेरा नाम फेंग युआन है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो अचानक ये क्यों पूछ रही होती है। इसके बाद सैड वर्ड्स बिना कुछ कहे मुझे अपना कॉन्टैक्ट डायरेक्टली भेज देती है। जब मैं उन 3 वर्ड्स को देखता हूँ तो मेरी आंखें एक पल के लिए हल्का सा बदल जाती हैं, लेकिन फिर अगले ही सेकंड मैं ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर हम दोनों एक दूसरे की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। जिस पर होंगलियन भी तुरंत आगे आ जाती है और कहती है, मुझे भी ऐड करना है, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी तरह अच्छी नहीं है। फिर वो हंसते हुए कहती है, क्यों ना आगे से तुम यहाँ आते रहा करो। जिस पर मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मुझे डिनर देना पड़ेगा। होंगलियन का कैरेक्टर शुरू से ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिस पर वो तुरंत कहती है, डील। फिर वो आगे कहती है, हाँ, होंगलियन हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करती है। और इसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, मेरा नाम होंगलियन है, हेलो। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर स्माइल करता हूँ, और मेरी बात सुनते ही होंगलियन इतनी जोर से हंसती है कि कुछ पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाती। फिर जब वो वापस नॉर्मल होती है तो कहती है, तुम सच में सबसे हैंडसम बॉय हो जिसे मैंने आज तक देखा है। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, थैंक यू, तुम भी बुरी नहीं हो, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। हालांकि होंगलियन के बाल थोड़े मेसी होते हैं, लेकिन वो सच में बहुत खूबसूरत लगती है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो लड़की भी जो मुश्किल से मुझसे बात करती है। हालांकि उसकी आईब्रोज में थोड़ा कोल्ड एटीट्यूड दिखता है, लेकिन उसकी लुक्स और टेम्परेमेंट भी इक्वली हाई क्वालिटी हैं। जिस पर होंगलियन क्यूरियस होकर मुझसे पूछती है, और जवाब देने से पहले मैं कुछ देर सोचता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, फिलहाल शायद ऐसा ही है। जिस पर होंगलियन और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछती है, तो तुम यहाँ कितने टाइम तक रुकने वाले हो? फिर मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, और तुम्हारे जैसा पर्सनैलिटी वाला लड़का कितने टाइम तक यहाँ रुकने का प्लान करता है? जिस पर होंगलियन बिना 1 सेकंड गनवाए तुरंत जवाब देती है, लगभग 1 महीना, और अभी के लिए मैं भी यही सोच रही हूँ। फिलहाल तो यही प्लानिंग है, और आखिर में कितने टाइम तक रुकना है वो मूड पर डिपेंड करेगा। अभी तो काफी टाइम बाकी है। जिस पर होंगलियन काफी देर तक बात करती रहती है, और फिर अचानक पूछती है, वैसे तुम रहते कहाँ हो? जिस पर सैड वर्ड्स उसे वार्निंग भरी आवाज में बीच में ही रोक देती है, और उसकी बात सुनते ही होंगलियन को रियलाइज होता है कि उसका सवाल थोड़ा अचानक था। फिर वो जल्दी से कहती है, सॉरी, मेरा मतलब बस इतना था कि मैं तुम्हें बाद में अपने साथ हैंग आउट करने के लिए पूछ सकूं, मेरा कोई और मतलब नहीं था। जिस पर मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि होंगलियन के दिमाग में और क्या चल रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही अपना एड्रेस नहीं बताने वाला था। इसके बाद मैं फोन की तरफ देखता हूँ, जिस पर सैड वर्ड्स मुझे मैसेज भेजती है, अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, और जब तुम्हें बाहर जाना हो तो मुझे कॉल करना, और हाँ, मेरा ध्यान रखना। फिर होंगलियन दोबारा कहती है, याद रखना, मुझे भी बुलाना। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, टाइम देखता हूँ, फिर खड़ा होकर कहता हूँ, मैं अब वापस जाकर रेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जिस पर होंगलियन थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगती है, लेकिन तभी मुझे सैड वर्ड्स का मैसेज आता है, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगी। यह सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ और पूछता हूँ, तुम मुझे लेने क्यों आओगी? जिस पर सैड वर्ड्स उल्टा मुझसे ही पूछती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे सिखाओगे। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आता है कि वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी। फिर मैं हाथ हिलाकर कहता हूँ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब आ जाना। इतना कहने के बाद मैं उनके एक्सप्रेशंस की तरफ देखता भी नहीं हूँ और सीधे वहां से चला जाता हूँ। जिस पर मेरे जाते ही चैकुन गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, यह लड़का सच में कमाल है। फिर वो सैड वर्ड्स की तरफ देखकर पूछता है, वैसे तुम्हें वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा? जिस पर सैड वर्ड्स अपने थोड़े सूजे हुए आईब्रोज को दबाती है, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो बहुत बिजी रही थी और उसने ठीक से रेस्ट भी नहीं किया था। फिर वो थकी हुई आवाज में कहती है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में जो थकान होती है वो पूरी तरह छुप नहीं पाती। उधर होंगलियन फेंग युआन की प्रोफाइल स्क्रॉल कर रही होती है, और यह सुनते ही उसका फोन लगभग हाथ से गिर जाता है। फिर वो आंखें बड़ी करके कहती है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वो अभी का सीन याद करती है और खुद ही हंस पड़ती है। फिर वो कहती है, लेकिन शायद ये सच है, क्योंकि फेंग युआन के सामने तुम्हारे फेस पर स्माइल नॉर्मली से ज्यादा थी। ये सुनकर सैड वर्ड्स उसकी तरफ देखती है, और उसकी वह प्राउड शक्ल देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पर वो बिना ज्यादा जोर लगाए उसकी नी पर हल्की सी किक मार देती है, जिस पर होंगलियन ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे बहुत जोर से किक लगी हो। फिर वो लंगड़ाते हुए सैड वर्ड्स के पास जाती है और फेंग युआन की प्रोफाइल उसे दिखाती है, जिस पर प्रोफाइल में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस लिखा होता है कि उसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और जो लास्ट पोस्ट होती है वो भी सिर्फ 2 दिन पहले की होती है। ये देखकर कैकुन भी फोन लेकर देखने लगता है। फिर वो कहता है, नहीं, क्या सच में ऐसी भी कोई लड़की होती है जो इसे रिजेक्ट कर दे? हालांकि फेंग युआन का पर्सनालिटी और लुक्स उसका टाइप नहीं थे, लेकिन फिर भी वो दिल से ये नहीं कह सकता था कि फेंग युआन अच्छा नहीं है, और उसकी उस प्रोफाइल में बस थोड़ा सा कंटेंट देखकर ही काइकुन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फिर वो धीरे से कहता है, यह तो सच में डेंजरस लेवल का है। जिस पर होंगलियन भौहें सिकोड़कर कहती हैं, तो मतलब फेंग युआन यहाँ बस रिलैक्स करने आया है? जिस पर काइकुन सिर हिलाकर कहता है, शायद। अभी कुछ देर पहले तक सैड वर्ड्स उदास लग रही थी, लेकिन अब होंगलियन की नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई होती हैं। जिस पर सैड
सैड वर्ड्स थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहती है क्या, लेकिन होंगलिन बस उसे देखते हुए हंसती रहती है, जिस पर सैड वर्ड्स खुद पर शक करने लगती है और पूछती है क्या मैं इतना ऑब्वियस बिहेव कर रही हूँ। जिस पर चाइकुन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है इतना भी नहीं, लेकिन कल से जब से तुमने फैंग युएन को पहली बार देखा है तब से तुमने अपनी नजरें उस पर से हटाई ही नहीं है। फिर होंगलिन आंखें छोटी करके कहती हैं कल एयरपोर्ट पर भी तुमने कहा था कि तुम्हें हमारी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन बाद में तुमने खुद एयरपोर्ट के मैनेजर को कांटेक्ट किया ताकि फेंग युआन को आसानी से जाने दिया जाए। होंगलिन ने उसका पूरा प्रोसेस अपनी आंखों से देखा था। अगर कल वाली बात को बस एक बार की काइंडनेस माना जा सकता था तो आज का बिहेवियर सच में उन्हें सरप्राइज कर रहा था, क्योंकि फेंग युआन जैसा लड़का जो इतना स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो, उसके आसपास कितनी भी लड़कियां हो फेदी हो, सैड वर्ड्स की नजरें फिर भी उसी पर टिकी रहती थीं। और इसी वजह से होंगलिन ने जानबूझकर फेंग युआन की सीट चेंज करवाने का आइडिया दिया था, फिर उन्हें साथ गेम खेलने दिया था, और जिस पर सैड वर्ड्स ने मना भी नहीं किया। यही बात बहुत कुछ बता देती थी। कम से कम सैड वर्ड्स के दिल में फेंग युआन बाकी लोगों से अलग था। अपने सामने बैठे इन दोनों को लगातार छेड़ते हुए देखकर सैड वर्ड्स बस हेल्पलेस होकर सिर हिला देती है, लेकिन वो कुछ डिनाई भी नहीं करती। हालांकि सैड वर्ड्स कभी पहले प्यार में नहीं पड़ी थी, लेकिन उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो सिर्फ फेंग युआन की नॉर्मल फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसके दिल की धड़कन बार बार अनकंट्रोलेबली तेज हो जाती थी, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता था, और ये सब उसने पहले कभी फील नहीं किया था। जिस पर वो अपने दिल में धीरे से उसका नाम दोहराती है, फेंग युआन। लेकिन होंगलिन और काइकुन उसे और ज्यादा टीज करने लगते हैं, जिस पर वो फाइनली कहती है बस करो, उसे परेशान मत करो। उसकी आवाज थोड़ी डेंजरस लगती है, लेकिन फिर भी हर कोई समझ जाता है कि उसका मूड एक्चुअली बहुत अच्छा है। जिस पर होंगलिन और काइकुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सिर हिला देते हैं, क्योंकि काइकुन जानता था कि ऐसी चीजें नेचुरली होने देना बेहतर होता है। अगर कोई बीच में ज्यादा दखल दे तो सब अजीब लगने लगता है। और होंगलिन भी सोचती है कि जब तक सैड वर्ड्स खुद फेंग युआन की बात नहीं करेगी, वो भी कुछ नहीं कहेगी।